हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक का एक और टॉपिक। ठीक है जी। तो बच्चों ये जो कुछ लेक्चर्स हैं ना, ये आपको देने ज़रूरी हैं। ब्लॉक डायग्राम है चैप्टर 5 का, ये कह लें उससे उसका कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है जो हमने स्किप किया हुआ है। तो मेरा बच्चों ये काम है कि जो ब्लॉक डायग्राम का कंसेप्ट है वो जहाँ जहाँ आएगा मैं आपको रिपीट करवाऊँगा, क्योंकि मैंने जब दिया नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप वहाँ से जाके ले लो। डैट्स वाई हम पूरा फ़र्ज़ निभाएंगे, कह लें जहाँ पे ये आपको तंग करने आएगा हम वहाँ पे आपको इसका कंसेप्ट पकड़ा देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये भी बात है कि बच्चों चैप्टर 7 को उस वक्त तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक उसके बेसिक कंसेप्ट्स ना ले लें कि स्टेडी स्टेट एरर कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे इसकी कुछ इक्वेशंस बनेंगी, और पोजीशन वो जो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट पोजीशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनकी भी इक्वेशंस होंगी। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ समझाना आपको ज़रूरी है। तो जब तक मैं आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स नहीं दे देता तो ये काम नहीं स्टार्ट हो सकता। तो ये आपको फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट देने लगो इक्वेशंस का। देखो बच्चों, ये आपको ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है ना, तो ये ब्लॉक डायग्राम ही हमारे पास एरर की इक्वेशन जनरेट करके देगी, उसके बाद आपको आउटपुट की इक्वेशन जनरेट करके देगी। मतलब जो जो आप फाइंड आउट करो आपके क्वेश्चन में, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए आए, उनको फाइंड आउट करने के लिए जो आप फार्मूलाज का इस्तेमाल करोगे वो सब इक्वेशंस ये हमें जनरेट करके देगी, ये ब्लॉक डायग्राम। आप बाद में उसको याद कर सकते हो, लेकिन आपको पता है अगर मैं आपको लेक्चर दूं तो मुझे थ्रू लॉजिक आपको बताना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मुझे ये जो डायग्राम है इसका इस्तेमाल करना पड़ा। तो चले आए बच्चों, इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले हम एरर की इक्वेशन बनाएंगे। एरर ई से बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। आप जानते हैं कि इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन हम हर एक लेटर को यानी कि हर एक चीज को कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। ई से एरर होता है, स्मॉल ई होता है टाइम डोमेन में, और कैपिटल ई का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों अपर केस लेटर का इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब ई ऑफ एस किसके बराबर है, ये हम सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखो बच्चों, ई ऑफ एस जो है इस मल्टीप्लायर में से हमें मिल रहा है। ठीक है जी। तो देखो पॉजिटिव साइन हमारा उस रिस्पॉन्स से आ रहा है, देखो यानी ये फीडबैक की तरफ से आ रहा है। फीडबैक में से क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स, इनपुट रिस्पॉन्स। ये इनपुट का यानी कि हमें जो हम इनपुट दे रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो इनपुट देखो, इनपुट की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है जी। तो लिहाजा इनपुट आ गई प्लस में। ठीक है। और नेगेटिव साइन है आउटपुट की तरफ से, यानी जो हमें ट्रांसफर फंक्शन यानी कि इस गेन से मल्टीप्लाई होने के बाद जो मिलता है ना, वो हमारे पास यहाँ पे इसकी आउटपुट है जो जिसकी इस तरफ हमारा नेगेटिव साइन है। तो ये आ गया माइनस सी ऑफ एस। ठीक है। तो ये आपके पास इसका मतलब इक्वेशन बनता है एरर का। इस तरह से बच्चों आप जानते होते हैं, मतलब कि प्लस का साइन उधर है, नेगेटिव का साइन इधर है। अब ये इक्वेशन अपने जहन में सेव कर लो, क्योंकि ये ऐसे ही हमेशा आपको मिलेगी एरर, स्टेडी स्टेट एरर में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इतना समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरी इक्वेशन लिख के बताता हूँ। देखिए सी एफ एस अगर बच्चों मैं यानी कि ये आउटपुट इसमें से निकालना चाहिए, यानी कि आउटपुट क्या आएगी। देखो अभी आप ये यूनिटी फीडबैक को एक साइड पे करो, जो भी हम इनपुट देंगे वो क्या करेगी, दो रास्ते उसको होंगे ना। ये दूसरा रास्ता तो असल में ना, दूसरे रास्ते से तो ये बच्चों मुराद है, यानी कि ये यूनिटी फीडबैक देगा। यानी कि अगर कोई डिफरेंस रह गया हो तो उसको कवर करने के लिए हम यूनिट फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, यूनिटी फीडबैक का। तो ये यूनिटी फीडबैक इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है। क्योंकि इसमें देखो ना एच एफ एस की वैल्यू 1 है, यानी कि मेंशन नहीं है, इसका मतलब 1 है वैल्यू। ये मैंने आपको प्रीवियस में समझाया था फ्री 6 चैप्टर में। ठीक है। तो दैट्स वाई ये यूनिटी फीडबैक इसी वजह से कहला रहा है। अब देखें बच्चों, ये जो आर ऑफ एस है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस पाथ में से जब जाएगा तो ये जब ट्रांसफर फंक्शन के साथ ये इनपुट मल्टीप्लाई होती है ना, तो जो हमें आउटपुट मिलती है वो हमारा सी ऑफ एस होता है। ठीक है। तो यानी हमारे पास सी ऑफ एस बराबर होगा आर ऑफ एस मल्टीप्लाइड विद ट्रांसफर फंक्शन जो कि टी ऑफ एस है। ठीक है जी। अब ये अजान हो रही है, हम वेट कर लेते हैं। तो ले जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सी एफ एस की आपको इक्वेशन समझ में आ गई ना कैसे आई, क्योंकि सी एफ एस यहाँ पे है, तो यानी ये इसकी आउटपुट है। ट्रांसफर फंक्शन के बाद जो भी आउटपुट आती है वो सी एफ एस है। ठीक है। यानी कि आउटपुट इज कॉल्ड सी एस। तो लिहाजा देखो आर ऑफ एस रिस्पॉन्स जब ट्रांसफर फंक्शन के इस ब्लॉक डायग्राम में से गुजरता है तो इस सर्किट में मीन्स कि वो गेन से मल्टीप्लाई होके आता है। तो गेन से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें सी एफ एस मिलती है, जो कि ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। और ये भी आपको समझ में आ गया एरर कैसे आया, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव साइन की तरफ से आ रहा था तो ये प्लस में आर ऑफ एस लिखा गया, और नेगेटिव साइन से ये आ रहा था तो प्लस आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इज इक्वल टू एरर। ये वो वाला बच्चों मल्टीप्लायर नहीं है जो मैंने आपको फर्स्ट में ब्लॉक डायग्राम में दिखाया था, वो एक दूसरा मल्टीप्लायर था जिसमें फीडबैक को यानी कि उल्टे साइन से प्रेजेंट किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था जिस तरफ प्लस होगा उस तरफ आपने नेगेटिव लगाना है। ऐसे मैंने याद है ना आपको एक चीज बताई थी। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है, ये एक सिंपल मल्टीप्लायर है। ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, ओके हो गया ना। बच्चों बात सुन लो, ये जो है ना ये सेम टू सेम इक्वेशंस रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर फंक्शन यानी ये इस गेन के अंदर फर्क आएगा, ये जी एफ एस बन जाएगी। ठीक है। जो नेक्स्ट कुछ आपको मैंने टॉपिक्स के बेसिक पढ़ाने हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये टी एफ एस आपका गेन बन जाएगा, जी एफ एस बन जाएगा। ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर बच्चों मैं सी एफ एस को इससे रिप्लेस कर दूं इस इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा, ई एफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस आर ऑफ एस
ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस। अब इन दोनों में से आर ऑफ एस को कॉमन ले तो हमारे पास इक्वेशन बन गई आर ऑफ एस इंटू 1 माइनस टी ऑफ एस। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये इक्वेशन काम की होती है आपके न्यूमेरिकल्स में जो काम आएगी, एक तो ये इक्वेशन काम की होती है जो अभी अभी हमने जनरेट किया है। आपके जहन में अगर फर्स्ट 2 इक्वेशंस, आप ये तीसरी इक्वेशन बनाना कोई यार बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। एक बच्चों ये होता है कि आपको ना एरर के बारे में पूछा जाता है, यानी आपके सर्किट के अंदर कितना एरर है ये आपके यानी कि क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। न्यूमेरिकल में ये पूछा जा सकता है यानी कि आपके सिस्टम में कितना स्टेडी स्टेट एरर है, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे ये भी मैं बताता हूँ। ये एरर ही है, ये स्टेडी स्टेट एरर ही है, बट ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं चाहिए, हमें चाहिए किस में बच्चों, टाइम डोमेन में। और देखो टाइम डोमेन में आपको बताता हूं, आपको याद होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन कब होती है, जब हमारा टाइम इन्फिनिटी पे होता है। तो टाइम इन्फिनिटी पे करने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो मैं लिमिट अप्लाई करता हूं। देखो बच्चों, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, जरा समझिएगा इस कंसेप्ट को क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ई ऑफ टी। अब देखो ये बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है, लिमिट अप्लाई कर दिया। ठीक है, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टाइम डोमेन में मुझे चाहिए तो लिहाजा टाइम की ही इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा। आप देखो यहाँ पे अगर ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो यही चीज बनती है, यानी कि यहाँ पे जब जहाँ पे टी है वहां पे इन्फिनिटी पुट करनी है, ये लिमिट का मतलब है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी यानी कि ई की पावर ई इंटू इन्फिनिटी, ई इज इक्वल टू ई इंटू इन्फिनिटी। ये तो यार वैसे ही साबित है ना, ये तो बस आपको समझाने की एक ट्रिक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में इनफाइनाइट पॉइंट हासिल कर सकते हैं, यानी कि स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। देखें बच्चों, ये मैं लिख रहा हूं ई ऑफ एस को। ठीक है, ये मैं ई ऑफ एस को लिख रहा हूं। अब आपको याद होगा कि जब भी हम, मतलब कि ये चीज़ याद रखिएगा, जब हम फ्रीक्वेंसी, ये मेरी बात यहाँ पे गौर कीजिएगा इस साइड पे, जब हम क्या करते हैं, जब हम कह लें कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो डेरिवेटिव जब एक होता है तो तब क्या होता है, यानी कि चेंज आ रहा होता है किसी चीज़ में, सिंगल चेंज आ रहा होता है इस तरह से। ये देखें डी ओवर डी टी, अगर ये लिखा होता डी ओवर डी टी ऑफ वाई, हमने अभी तक पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में, तो इसका मेरे पास लैपलास में क्या आता है, रिजल्ट है जितनी डेरिवेटिव की डिग्री है उतनी एस की डिग्री आ जाती और साथ में आ जाता वाई ऑफ एस, ऐसे ही आना था ना। तो यहाँ पे देखो एरर की डिग्री 1 है, इसके साथ बच्चे समझते हैं डेरिवेटिव नहीं है, नहीं बच्चों इसके साथ डेरिवेटिव है। लिमिट इज आल्सो अ डेरिवेटिव, क्योंकि लिमिट इज आल्सो अ चेंज, डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है, यानी कि जितना चेंज किसी चीज में आ रहा होता है उसे डेरिवेटिव कहा जाता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन असल उसका नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट मौजूद है ना, इसका मतलब एरर का क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे डेरिवेटिव यानी कि इसमें चेंज आ रहा था 1 दर्जे का, क्योंकि लिमिट 1 दर्जे तक की डेरिवेटिव लाती है, यानी कि इसकी डिग्री 1 नहीं होती है डेरिवेटिव की। तो जब मैं इसको यानी कि कह लो ऐसे ही मैंने इसका लैपलास लिया तो इसकी यानी कि यहाँ पे ई ऑफ एस, यानी ये ई ऑफ एस में ट्रांसफर हो गया, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में गया और साथ में क्या आ जाएगा, एक एस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी ये लिमिट का ऐसे ही, यानी यहाँ पे ये जो लिमिट है ना ये डेरिवेटिव का ही किरदार निभा रही है, बट ये सिंगल डेरिवेटिव का किरदार निभा रही है। तो ई ऑफ टी आया, जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया क्या आ गया, एस ई की पावर एस। आ गई समझ में मेरी बात। अब देखें लिमिट अभी भी आएगी, क्योंकि लिमिट हमने अप्लाई नहीं की है, बस उसका डेरिवेटिव लिया है। लिमिट जब तक अप्लाई नहीं होती वो उसके साथ साथ रहेगी। बट अब देखो, अब लिमिट को टाइम डोमेन में यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा सकता, अब मेंशन किया जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी कि एस की हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिखेंगे। बच्चों देखो, टाइम और फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक के मुतवाजी हैं। अगर टाइम की वैल्यू 0 होती है किसी पॉइंट पे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी है, अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी में लेके जाते हो तो वहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे देखो लिमिट में टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, जब हमने उसको चेंज किया फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, दिस इज द मेन पॉइंट। जो बच्चे भूल के सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने वक्त की, ठीक है, तो इसको नहीं भूलना। ये आपके सामने मैंने सब कुछ किया बच्चों, को इतना मुश्किल नहीं था। मैं चाहता तो यार डायरेक्ट आपको ये 3 फार्मूले दे देता ऐसे, देखो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला प्लस ये 2 फार्मूले देता, मैं कहता यार याद कर लो। मैंने कुछ लॉजिक आपको बताया, आपको समझ में आया तो बहुत बेटर है। अगर कोई भी कंडीशन है जो आपको समझ में नहीं आया वो बता दीजिएगा। मैंने बताया कि ये लिमिट होता है एक लिहाज से डेरिवेटिव, बिकॉज लिमिट इज आल्सो अ चेंज। तो जब हम किसी डेरिवेटिव का लैपलास लेते हैं तो आपको पता है जितनी डेरिवेटिव की डिग्री होती है उतना साथ में मल्टीप्लाई होता है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारी वैल्यू चली जाती है जो कि ई ऑफ एस गई और साथ में एस आया। लेकिन लिमिट ने अभी अपना किरदार निभाया नहीं है, दैट्स व्हाई लिमिट फिर से आएगी, बट अब फ्रीक्वेंसी डोमेन के यानी कि लिमिट लगेगी।
تو یہ بھی میں نے بتایا کہ جو ان کے یعنی کہ پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر ٹی انفینٹی پہ آنا تو ایس زیرو پہ ہوگا، اگر ایس انفینٹی پہ ہوتا تو ٹی زیرو پہ ہوتا ہے، یعنی کہ الٹا کیس ہوتا ہے، اگر ٹی یہاں پہ زیرو پہ ہوتا تو ایس انفینٹی پہ ہوتا ہے، یہ چکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ نومیریکل کریں گے، اور اس کے بعد ایک اور ہم جیسے جیسے مطلب چیپٹر کو کے کہہ لیں خاتمے کی طرف بنیں گے، کیونکہ چیپٹر کو جب ہم کیپسول بنا کے آپ کو کھلا دیں گے تو کہہ لو آپ کا کام ڈن ہو جائے گا۔